गुड मॉर्निंग। चलिए पांडे जी, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आगे हम लोग देखेंगे, जो अभी सेशन हम लोग करेंगे वो बीएसटी का एमसीक्यू है। क्या है? बीएसटी का एमसीक्यू। जितनी भी क्लासेज है वो हम लोग एमसीक्यू भी एप्लीकेशंस पे ही कर लेंगे, ठीक है। और आपका क्लासरूम आईडी भी अलग से बन गया है, तो दोनों थ्योरी और एमसीक्यू का मिक्सिंग का भी समस्या नहीं रहेगा। और हो सकता है बहुत सारे लोग थ्योरी वाली क्लास में बैठ कर रहेंगे, तब तो दिक्कत है, क्योंकि मैसेज भी हमने यहाँ पे डाल रखा था कि क्लासेज अपना टाइम से चलेगा। तो पिछली वाली पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक की थी, तो उसी पार्ट को क्वेश्चन नंबर 15 से करेंगे। फिर नेक्स्ट अध्याय हम लोग आर्थिक नीति है उसका एमसीक्यू करेंगे। फिर सेकंड जो 11th का चैप्टर सेकंड है उसका एमसीक्यू करेंगे। इन लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आज हम लोग करने वाले हैं, आगे देखेंगे। तो सारा चीज प्रॉपर है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आएंगे और उसका क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। चलिए, आपके स्क्रीन पे विजुअल्स होंगे, में भी थोड़ा सा प्रिंटिंग इसका ठीक नहीं है, लेकिन एडजस्ट करेंगे और जूम कर लेते हैं। हम पढ़ के भी सुनाएंगे आपको साथ में। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है वो बताना है। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, विशिष्ट प्रक्रिया है, सार्वभौमिक है, या प्रबंध स्वामियों से अलग नहीं है। तो वो आपको कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, जो प्रबंध है स्वामी से अलग नहीं है। असंगत हो गया ना प्रबंध, हाँ श्वेता आर्या का आंसर आ गया, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि मैनेजमेंट और ऑनरशिप दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे हम लोग आते हैं। 16 को देखेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध कब स्टार्ट हुआ था? कब स्टार्ट हुआ ये बताना है। कि साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टार्ट कब हुआ वो बताना है। 1913, 1832, 1903 और 1920। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि वैज्ञानिक प्रबंध कब स्टार्ट हुआ, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो जो आपको स्टार्ट हुआ 1913 यानी 1913 में। क्या है? 1913 में, 1913 में, ठीक है। कब हुआ? 1913। याद रखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध कब स्टार्ट हुआ? 1913। कब स्टार्ट हुआ? 1913 में वैज्ञानिक प्रबंध साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ। एसएम यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट 1913 में आपको स्टार्ट हुआ है। चलिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में कल भी हम लोगों ने देख रखा था, आगे देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है, बताना है आपको कि साइंटिफिक मैनेजमेंट से जो लेबर्स हैं उसका लाभ होता है, हानि होता है? कुछ भी नहीं, या लाभ हानि दोनों होता है। तो आर्या जी का ए ऑप्शन आ गया, श्वेता जी का भी ए, जो कि राइट आंसर है। डॉली कुमारी जी का भी ए ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को
लाभ होता है। बट जो स्टार्टिंग में था वो विरोध किया गया था, जब वैज्ञानिक प्रबंध को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उनका विरोध किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को लाभ होता है। राहुल पांडे जी का भी ए ऑप्शन आया। चलिए अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे देखेंगे, और बताना है आपको कि परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, यानी परंपरागत जो प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी कम दिया जाता था, अधिक दिया जाता था, और अधिकतम या समान। तो आर्या जी का ए ऑप्शन फिर से आ गया है। तो आपको पता था कि परंपरागत जो मैनेजमेंट था उसमें श्रमिकों को जो लेबर था वो आपको कम दिया जाता था ना, समान थोड़े दिया जाता था। स्टार्टिंग परंपरागत मतलब ओल्ड जो कल्चर था उस समय जो था मजदूरी आपको कम दिया जाता था। ऑप्शंस ए जिनका जिनका वो सही है। निधि का भी ए ऑप्शन आ गया, डॉली कुमारी का है, श्वेता आर्या का भी ए ऑप्शन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे देखेंगे। बताना है आपको कि वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किया था गति अध्ययन का, थकान अध्ययन का, समय अध्ययन का और सभी का। ये तो सारा जो क्वेश्चन अभी देख रहे हैं वो आपको 12 का है, ठीक है। तो डी डॉली कुमारी श्वेता आर्य का डी ऑप्शन जो कि बिल्कुल राइट आपका आया है। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए थे सभी का है, जिसमें गति अध्ययन, थकान अध्ययन और समय अध्ययन का भी वर्णन है। और आज 12 बजे की जो क्लासेज है वो आपको कैंसिल है, वो आपको पता ही है, आगे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। मानसिक क्रांति का मूल आधार है, और मानसिक क्रांति को लेकर कल भी हमने क्लासेस की, तो वैज्ञानिक प्रबंध, संयोजन, विवेकीकरण और पेशा। ये ऑप्शन आ गया है श्वेता आर्य का, डॉली कुमारी का। तो मानसिक क्रांति का मूल आधार क्या था? वैज्ञानिक प्रबंध। क्या था? वैज्ञानिक प्रबंध, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आए हैं। आगे हम लोग देखेंगे निधि कुमारी, डॉली कुमारी, श्वेता आर्या, सबका राइट आंसर आए हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे आएंगे, और बताना है आपको कि प्रबंध के सिद्धांत की रचना किस प्रकार से की जाती है। क्या है कि प्रबंध की जो सिद्धांत की रचना किस प्रकार, प्रयोगशाला में, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, ग्राहकों के अनुभव द्वारा, समाज वैज्ञानिक द्वारा। तो कमेंट करके बताना है कि बी ऑप्शन सभी का आ रहा है, श्वेता आर्य, डॉली जी का, जो कि राइट है। प्रबंधकों के अनुभव द्वारा प्रबंध सिद्धांत की रचना की जाती है, ठीक है, राइट आंसर है। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सभी का राइट आंसर आ गया, निधि कुमारी, डॉली कुमारी, श्वेता आर्य, सभी का राइट आंसर है बिल्कुल। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है। क्या है? निम्न में से कौन सा प्रबंध का सिद्धांत का महत्व नहीं? कार्य कुशलता में वृद्धि, पहल क्षमता और संसाधनों में अधिकतम उपयोग, परिवर्तित टेक्नोलॉजी का अपनाना। तो निम्न में प्रबंध सिद्धांत का महत्व नहीं है। क्या है? प्रबंध सिद्धांत का जो महत्व नहीं है, सभी का बी ऑप्शन आ रहा है, पहल क्षमता। सभी का बी ऑप्शन है, पहल क्षमता। चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। हेनली फ्योर एक थे, हेनली फ्योर के बारे में आपको पता ही है। हेनली फ्योर एक थे, क्या थे? सामाजिक वैज्ञानिक, खनन इंजीनियर, लेखक और उत्पादन इंजीनियर, जो कि फ्रांस के थे, और इन्होंने प्रशासनिक प्रबंध की बारे में बताया था, दिया था। और आगे आपको कमेंट करके बताना है कि हेनली फ्योर एक क्या थे? वैज्ञानिक थे। सभी का बी ऑप्शन फिर से आया है, जो कि खनन इंजीनियर थे, ठीक है, जो कि बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन नंबर 24 देखें। निम्न में से टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है विज्ञान न कि व्यावहारिक, कार्यात्मक, फोरमैनशिप और अधिकतम न कि सीमित, उत्पाद, सहयोग न कि विरोध। तो आपको पता है कि टेलर का जो प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, वो फिर से इसमें सभी का वी ऑप्शन आया है, या वही ऑप्शन स्टेबल है? तो वी ऑप्शन इसका भी सही होगा। क्या है? इसका भी बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। बताना है आपको वैज्ञानिक प्रबंध। क्या? वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण से 25%, 50, 75 और इनमें से कोई नहीं।
तो वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है आपको सी ऑप्शन, डॉली जी का आ गया है सी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल राइट है। श्वेता आर्या का भी आ गया है सी ऑप्शन। तो वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण सभी का आज तो कुल ऑप्शंस आप लोग का सही आया, 25% है। क्या है? तो सी ऑप्शन राइट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्या वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ता को डॉट डॉट होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, शोषण होता है, लाभ होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ता को सी ऑप्शन सभी का आ गया है। सुजीत यादव जी आ ज्वाइन कर लिए हैं। डॉली कुमारी सी ऑप्शन जो कि राइट आंसर से क्या राइट आंसर आपको है कि वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ता को लाभ होता है। चलिए अब आप लोग आते हैं नेक्स्ट, जो आर्थिक नवीन आर्थिक नीति से क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, नवीन आर्थिक नीति से क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। पीछे वाली पार्ट को हम लोगों ने कर लिया, मैनेजमेंट का जो पार्ट था। आगे देखते हैं। नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी जुलाई 90, जुलाई 1991, जुलाई 92, जुलाई 2001। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अभी किन्हीं का ऑप्शन सही नहीं आया है। नवीन आर्थिक नीति की स्थापना कब हुई थी या घोषणा कब हुई है वो बताना। हाँ, श्वेता आर्या जी का फिर से राइट आंसर आ गए हैं जुलाई 91 में। तो याद रखिएगा नवीन आर्थिक नीति जुलाई 91, 1991 किसमें? नवीन आर्थिक नीति। क्या है? नवीन आर्थिक नीति 1991। ठीक है, नवीन आर्थिक नीति की चर्चा की गई थी जुलाई 1991 में। अब आते हैं आर्थिक नीति की प्रमुख अंग क्या है? उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, या ये सभी? चलिए कमेंट करके बताइएगा कि नवीन आर्थिकरण का जो प्रमुख उद्देश्य था। डॉली डी का डी, श्वेता आर्या का डी, सुजीत यादव डी, सभी का राइट आंसर आए हैं जो ये सभी था। नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण सभी पे जोड़ दिया गया था, सभी इसके प्रमुख अंग है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है वो आपको बताना। अनिश्चितता, कर्मचारी संबंधता और झंझट। बताना है कि व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है वो आपको बताना है। कौन नहीं है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर से इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, सुजीत यादव जी का आ गया है कर्मचारी। कर्मचारी व्यवसायिक वातावरण का लक्षण आपको पूछा, यानी विशेषताओं के अंतर्गत क्या आएगी वो आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? क्या आपको बताना है कि सामाजिक वातावरण के अंतर्गत कौन सा उदाहरण है? मुद्रा की आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण, भारतीय संविधान और परिवार का संरचना। ध्यान, हाँ डी ऑप्शन आ गया है, सभी का डी ऑप्शन है। क्या है? परिवार की संरचना जो है सामाजिक वातावरण को एक उदाहरण होगा। क्या सामाजिक वातावरण का एक उदाहरण कौन सा है? परिवार की संरचना। राइट आंसर सभी का आ रहा है। आगे देखते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है वो आपको बताना है। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग, निजी क्षेत्र में विनियोग और उपयुक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ था वो आपको बताना है। आपको बताना है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है, ये बताना है। वैश्वीकरण का जो मेन अर्थ है वो यहाँ पे होगा ना, विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एकीकरण। क्या कि विश्व के जैसे देश आपको था इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, तो ये जो सारी अर्थव्यवस्था इनका इसका एकीकरण करना है। तो एकीकरण करना है ना, ठीक है। ये वैश्वीकरण में ये थोड़े ना कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर में से आप इन्वेस्ट करेंगे। नॉर्मली वैश्वीकरण का जो मेन अर्थ है वो बताना था। तो वैश्वीकरण का अर्थ हुआ कि विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण करना। ठीक है, उदारीकरण की बात करेगा तो जो क्या कहते हैं जो रूल्स है उस पे आपको क्या है रिवेट देना है, छूट देने की बात होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, वैश्वीकरण का अर्थ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए उदारीकरण का ही क्वेश्चन है। उदारीकरण का अर्थ क्या है? विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक करना, लाइसेंस की आवश्यकताओं को नियंत्रण
अनियंत्रणों को आसान करना और सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश करना, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। राइट आंसर्स क्या होंगे? बी हो जाएगा ना जी। अभी ना बताया, उदारीकरण में था कि जो भी अपने पास लाइसेंस की आवश्यकताएं होती है उसको कम करना, आसान बनाना होता है। ठीक है, उदारीकरण में मतलब जो नियम रूल्स हैं वो क्या करते हैं, उसको अ, उदार करते हैं, या जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उसको कम करते हैं उदारीकरण में। ठीक है। वो वैश्वीकरण में क्या था कि जितनी भी विश्व की अर्थव्यवस्था है उसको एक साथ लाना होता है। तो दोनों का मेन जो अर्थ है वो यही है। ठीक है। समझ में आ गया होगा। उदारीकरण में क्या है, जो भी रेस्ट्रिक्शंस है उसको कम करना है, लाइसेंस किस प्रकार से लेना है, या इन सभी चीजों को आसान करने को ही हम लोग उदारीकरण कहते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को डॉट डॉट प्रभावित करती है। आर्थिक प्रणाली, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। तो बताना है आपको कि व्यवसाय की जो आर्थिक वातावरण है उसको कौन प्रभावित करता है। आर्थिक प्रणाली, वैश्वीकरण, निजीकरण। व्यवसाय की आर्थिक प्रणाली की बात कर रहे हैं तो वो आपको कमेंट करके बताना है। ए ऑप्शन आ गया है डॉली जी का, जो कि बिल्कुल राइट है। और आर्थिक प्रणाली को, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक वातावरण को आर्थिक प्रणाली ही इफेक्ट करेगी। चलिए ठीक है, ए ऑप्शन श्वेता आर्या का, डॉली कुमारी का ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आएंगे। बताना है कि व्यावसायिक वातावरण को मदद नहीं करता है बाधा, अवसर, संसाधन और निश्चितता। मदद नहीं करता है तो जो निश्चितता है वो आपको मदद नहीं करता है। सिक्योर रहते हैं तो वो आपको मदद नहीं करता। आगे देखते हैं। भारत की उदारीकरण की नीति रही है सफल, असफल और अंशतः सफल, इनमें से कोई नहीं। 9 के ए आ गया है पांडे जी का, यादव जी का आया है, आर्या जी का भी ए ऑप्शन है। भारत में उदारीकरण का नीति क्या था? सफल रहा है। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से व्यवहारिक वातावरण, पर्यावरण की विशेषता नहीं है। शहरीकरण, कर्मचारी, तुलनात्मक और अनिवार्यता। तो व्यवहारिक वातावरण की बात करते हैं तो आपको कर्मचारी जो है इसकी विशेषता आपको नहीं है। पर्यावरण की क्या है विशेषता? नहीं है, वो आपका कर्मचारी है। विशेषता आपको पूछ रहा था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बी ऑप्शन आ गया था यादव जी का फिर से। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा व्यवसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ घोतक होता है? पहचान करना, निष्पादन करना, हो रहे परिवर्तनों का सामना करना, या सभी। व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ घोतक आपको कौन होगा वो आपको बताना है। तो पहले पहचान करते हैं, उसके बाद निष्पादन कर लेते हैं, फिर हो रहे परिवर्तनों का हम लोग को सामना करना पड़ता है। तो ये सभी जो है वो आपको सर्वश्रेष्ठ घोतक के रूप में देखा जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है और 12 बताएंगे कि कौन सी सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता है। मैंने अब बताना है कि सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग के प्रभाव को, यानी सरकार का जो रूल्स है उस पर चेंजिंग आता है तो जो बिजनेस और इंडस्ट्री है उस पर कौन सा प्रभाव नहीं। ग्राहकों की बढ़ती मांग, प्रतियोगिता में वृद्धि, कृषि में परिवर्तन और बाजार मूल्य करता। राइट आंसर अभी आपको किन्हीं सी आया था आर्या जी का। कृषि में परिवर्तन, क्या नीति कुछ भी हो, कृषि तो है वो अपना काम होते ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री और व्यवसाय अपना उधर रहेगा, कृषि में कोई परिवर्तन अपना नहीं होता, धान तो बोया जाएगा ही। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चंस नंबर चैप्टर्स 11 का जो आपका बचा हुआ था पिछली पार्ट में जो हम लोगों ने किया था वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आएंगे। फार्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तो बताएंगे सी ऑप्शन, फार्म का रजिस्ट्रार। कौन करता है? फार्म का रजिस्ट्रार। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। दयावाग संप्रदाय निम्न से किस राज्य में लागू होता है? तो ये सभी में लागू होता है, बट एनसीईआरटी में सिर्फ बंगाल में ही दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अन्य सभी बुकों में सब में दिया हुआ है। इस पे कमेंट भी आया था, इसको ये लगता है ये सब क्वेश्चंस किया हुआ है, कोई नहीं तो कर लेते हैं ना। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का लाभ नहीं है। कौन सा लाभ नहीं है वो आपको बताना है कि,
तो आपको जैसे नॉर्मली पता है कि सीमित साधन है वो आपका लाभ नहीं है। क्या है? सीमित साधन आपके लिए लाभ नहीं है, तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। लिमिटेशंस है ना, लाभ की बात कर रहे थे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे देखेंगे। सीमित प्रबंध चतुर्थांश संयुक्त हिंदू परिवार का डॉट डॉट है, विशेषता, लाभ और सीमा उपयुक्त में से कौन नहीं। तो सीमित प्रबंध चतुर्थांश संयुक्त वर्ग का क्या है वो आपको बताना है। तो आपको पता था कि सीमा के अंतर्गत हम लोग कर रहे थे। अच्छा, अभी तो कमेंट वहां आ रहा है एप्लीकेशंस पे। आज की क्लास, एक सेकेंड ना, देख लेते हैं उनका एप्लीकेशन में थोड़ा सा कमेंट आना था इधर, तो वो थ्योरी वाली क्लास में कमेंट कर रहे हैं। चलिए हम लोग कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग। कमेंट कर रहे हैं, कल भी क्लासेज में बता रखा था ना, विशाल कुमार भगत। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये क्या था, सीमाएं हैं आपका। सीमा, सीमित प्रबंध चतुर्थांश क्या था, एचयूएफ के लिए बाउंडेशन है, वो एक सीमाएं को दर्शाता था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यवसायिक संगठन का नाम बताया जिसमें पृथक वैधानिक अस्तित्व की विशेषता हो। मैंने जो एग्जांपल उसमें बताना है कि सेपरेट लीगल एंटिटी आपको बताना है, एकल, साझेदारी, सहकारी समिति और सभी व्यवसायिक संगठन में। तो 17 का एक ऐसे होगा जी, एकल में अलग थोड़े हो जाएगा। पृथक का मतलब ऑनर अलग है और बिजनेस अपना अलग होता है। तो सहकारी समिति, सहकारी समिति में आपको 1912 में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। डॉली जी का और आर्या जी का राइट आंसर आ गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सब पढ़ाया हुआ सभी आपका है, और जैसे जैसे समय जाएगा भूलिएगा, ठीक है आगे देखते हैं, सहकारी समिति की बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए, तो वो टेलीग्राम पे आपको खोज रहा है। एक सेकेंड वेट कर लीजिए। अब यही तो दिक्कत है ना, जब क्लास लेंगे तो कमेंट आता है, अब नहीं उस पर रिप्लाई करते हैं तो वो भी दिक्कत है, क्योंकि हमने बता रखा है। कोई नहीं, चलिए अब समझना रहेगा तो समझेंगे, नहीं तो हम लोग अपना करते हैं। सहकारी समिति का मुख्य क्या मुख्य सिद्धांत, प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए किस व्यवसाय में ये कहा गया है, तो वो आपको बताना है। एकल, सहकारी समिति, साझेदारी और कंपनी। तो जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि जो मुख्य सिद्धांत आपका है, प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए किस व्यवसाय का है। तो सहकारी समिति की बात करें तो ये सहकारी समिति में आएगा, और ऐसे प्रत्येक सबके लिए, सब एक के लिए, तो इसमें भी आता है। लेकिन यहाँ सहकारी समिति की मुख्य विशेषताएं है, तो ये ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। लेकिन साझेदारी में भी आपको पता है कि प्रत्येक एक के लिए और सब एक सबके लिए काम करते हैं। ऐसे तो यहाँ पे सहकारी समिति की कोऑपरेटिव की बात करें तो बी ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा, ठीक है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। सहकारी समिति के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होगा वो बताना है। सहकारी समिति आपको बनाना है तो कितना न्यूनतम संख्या होगी वो आपको बताना है। तो सहकारी समिति की जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 19 के साथ कैसे होगा जी, वो वो पब्लिक कंपनी के लिए 7 है। पिछला बार भी सबका गलत हुआ था और इस बार भी गलत कर रहे हैं, जो कि गलत बात है, ठीक है। पब्लिक कंपनी की न्यूनतम संख्या आपको 7 है, जबकि सहकारी समिति, हाँ अब सबका सही ऑप्शन है, डॉली जी, आर्या जी और विजय भगत और निधि कुमारी, ए ऑप्शन। सहकारी समिति की बात करते हैं तो 10 न्यूनतम। ये पब्लिक कंपनी जो है उसमें हम लोग 7 न्यूनतम है, ठीक है। साख वाले में सहकारी समिति मैक्सिमम 100 है, बाकी अन्य जो इनके
पार्ट्स हैं उसमें अनलिमिटेड है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20। क्या क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, सदस्यों के नियमित बाजार उपलब्ध कराना किस सहकारी समिति का उद्देश्य है? उपभोक्ता सहकारी समिति, उत्पादक सहकारी समिति, सहकारी विपणन समिति, सहकारी साख समिति। अब आपको बताना है कि नियमित बाजार कौन सी सहकारी समिति के पार्ट में है, तो वो आपको बताना था। तो बाजार का मतलब हुआ विपणन, कहाँ पे आएगा, विपणन आएगा, तो सी ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन पे कैसे जाना है, उपभोक्ता सहकारी समिति में उपभोक्ताओं के हितों की बात की जाती है, ठीक है। अ, उत्पादक सहकारी समिति जो उत्पादक है उनकी बात की जाती है, सहकारी विपणन में बाजार की बात की जाती है, ठीक है। और सहकारी साख समिति में आपको लोन वोन उपलब्ध करवाया जाता है। तो सब निधि कुमारी का राइट ऑप्शन आया था सहकारी। विपणन का मतलब मार्केटिंग लेके चलेंगे, ठीक है। और ये बाजार वाला यहाँ पे आएगा, नाम से ही अपनी सहकारी समिति को हमने आपको बता रखा था, गलती नहीं होना चाहिए था, बट कोई नहीं, उम्मीद करते हैं आगे से सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सहकारी समिति का लाभ नहीं है, ये आपको बताना, स्थायित्व, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रजातांत्रिक प्रबंधन और कल कर लाभ। तो आपको बताना है कि लाभ नहीं है, वो आपको पता है, और कल की क्लासेज में इस पे हम लोग चर्चा भी कर रखा था, और ये तो अपना सेकंड चैप्टर का ही है। तो राइट आंसर निधि जी का सी आया है, नहीं डी आया है, जो कि गलत है। यहाँ पे सिंपली आपको देखना है सहकारी समिति को लाभ नहीं है। अब सहकारी समिति को लाभ कब नहीं होगा, जब राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगेगा। जैसे आपके पास के जो विधान, हाँ बी ऑप्शन डॉली जी का है, श्वेतारिया का, बिल्कुल राजनीतिक जब हस्तक्षेप होगा तो कार्य करने में आपको दिक्कत होगी, और वो आपके लिए लाभ का प्रतीक नहीं है। कोई नहीं, आगे देखते हैं हम लोग 22। क्या है, निम्न में से कौन सा सहकारी समिति की सीमा नहीं है? पूंजी की कमी, कुशल प्रबंधन, आर्थिक विकेंद्रीकरण और नगद विक्रय। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि निम्न से कौन सा सहकारी समिति का सीमा नहीं है, वो आपको बताना है। तो कौन सा आर्थिक विकेंद्रीकरण जो है वो सहकारी समिति का सीमा नहीं है। क्या सीमा नहीं है, सी ऑप्शन आ गया श्वेतारिया का। और जो क्वेश्चंस लगभग ये कराया हुआ था, इसमें भी कुछ गलती देखने को मिला, और जबकि चैप्टर्स भी आपको कराया हुआ, तो गलती नहीं होना चाहिए था। किस व्यावसायिक संगठन के अस्थाई संगठन का अस्थाई अस्तित्व पाया जाता है? एकल, कंपनी, साझेदारी और उपयुक्त। जिनका गलती होगा वो डांट सुनेगा इस बार। बताइएगा कि जो संगठन है या व्यवसाय है उसका अस्तित्व फिक्स है यानी अस्थाई है, ठीक है। फिक्स नहीं, अस्थाई कहेंगे, मतलब वो कंटिन्यू चलने वाला है। विजय कुमार भगत जी, यानी आपने क्लासेस बढ़िया से नहीं किया है, ठीक है। और कमेंट करके बताइए किनका किनका कमेंट आ रहा है। आ गया यादव जी का ए ऑप्शन, नंदिनी कुमारी बिल्कुल, डॉली जी का भी ए ऑप्शन राइट आंसर है, श्वेता आर्या का ए ऑप्शन था, ठीक है। और निधि जी का सी कैसे कर दिया बताइए, हमने आपको बता रखा था ना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये कंपनी एक 2013 के अंदर कंपनी अपना अलग, और इसका ऑनर्स है उसका अस्तित्व अलग होता है। पार्टनरशिप में आपको मन है तो रजिस्ट्रेशन करवाए, नहीं तो नहीं करवा सकते। एकल में मन है तो करवाए, तो नहीं। तो जब तक अस्तित्व में कोई संगठन जो है वो अस्थायी कब होगा, व्यवसाय जब अपने को कंटिन्यू रहने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। तो कंपनी में अपना ऑनरशिप अलग है, और बिजनेस का अस्तित्व अलग होता है, तो ये अस्थायी अस्तित्व इसमें पाया जाता है कंपनी में, ठीक है। एकल में क्या है, आज मन है कि ये नहीं कि निकल लिया, आप निकल ले, वो आपका संस्था समाप्त हो गया। साझेदारी में क्या, पार्टनर्स निकल लिए, वो अपना समाप्त हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी संगठन का लाभ नहीं है? बताना है कि कौन सा लाभ नहीं है। सीमित दायित्व, अधिक वित्तीय साधन, कुशल प्रबंधन और निर्माण में कठिनाई। तो सबसे पहला ही ऑप्शन सबका सही आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट है, कि यहाँ पे लाभ की बात कर रही है और आपको कठिनाई की बात दिख रही है, मतलब निगेटिव जो वर्ड है वो यहाँ पे है। तो ए ऑप्शन से सही हो जाएगा, निर्माण में कठिनाई। सिंधु जी कहाँ कला चरा, अच्छा सिंधु रानी अब कमेंट कर रहे हैं कहाँ कला चरा, जबकि वो कल वो शाम की क्लासेज में थे। चलिए कोई नहीं, चैट बॉक्स में फिर से हमको लिंक शेयर करना पड़ेगा।
ध्यान ही नहीं देते नोटिस बॉक्स में जब दिया हुआ था तो। जबकि आप लोग के तो क्लास आईडी 3 दिन पहले लगता बन चुका है ना, कल बना अकाउंट वाले के लिए भी। निम्न में से निरंतरता का लाभ किसको है ये आपको बताना है, एकल स्वामी, साझेदारी और कंपनी का। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा निरंतरता किस में पाया जाता है, वो आपको बताना है। श्वेता आर्या का राइट आंसर आ गए हैं। 25 के क्या है, सी। 25 का क्या था, सी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर थे। आगे देखते हैं हम लोग। निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या आपको बताना है कि कितना होगा। निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होगा ये आपको बताना है। ई ऑप्शंस में हम लोग रखते हैं 50। ई ऑप्शंस भी रहेगा ना जी। अब 20 पे कहा जा रहा है जी। हाँ, ऑप्शन नहीं रहेगा तो 20। हाँ, जैसे इस तरह से क्वेश्चन है तो ऑप्शन में तो 20 ही आपको मानना है। यदि ई ऑप्शन और नन ऑफ दीज रहेगा तो आपको पता है कि 50 है। कंपनी एक्ट में मैक्सिमम 100 रखने के लिए बोला गया है, बट केंद्र सरकार पे दिया गया है कि आप जितना चाहे उसको कम रख सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने क्या कहा कि 50 का मैक्सिमम हम लोग रखेंगे। हाँ ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। नहीं रहेगा ऑप्शन तब तो ठीक है, लेकिन नन ऑफ दीज रहेगा तो वो चलेगा। तो चलिए, आज की क्लासेज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर आपका कल क्लासेज होगा। आज तो निकलना है पटना, तो कोई भी क्लासेज इसके बाद अब नहीं ले पाएंगे। देखते हैं कुछ बुक वुक आपके लिए मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। बाकी अपनी तरफ से हम कोशिश जारी रखेंगे। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छे से तैयारी करते रहिए।